हाँ तो बेटा पिछले टॉपिक्स में हमने ग्लूकोज की संरचना के बारे में बात की थी और उससे संबंधित अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी। अगला अपना टॉपिक है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। देखो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लूकोज की संरचना बना लेते हैं। ग्लूकोज की संरचना ये होती है, ये ग्लूकोज की संरचना है। अब ग्लूकोज की जो संरचना बेटा उसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी बात ग्लूकोज में अपने को पता है 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह है ग्लूकोज के पास। एक तो है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और एक है एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए तो फिर जो वरीयता श्रेणी होती है ना, उस वरीयता श्रेणी में जो ऊपर होता है वो तो अपना मुख्य क्रियात्मक समूह होता है और वरीयता श्रेणी में जो नीचे आता है वो क्या हो जाता है? एक प्रकार से प्रतिस्थापित। तो एल्डिहाइड और एल्कोहलिक में से एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ऊपर आता है तो ये अपना मुख्य क्रियात्मक समूह गया और मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है तो इसके कार्बन को 1 दे देंगे, 2 3 4 5 और ये 6। इस प्रकार से इस पे क्या कर देंगे? हम नंबरिंग कर देंगे। अब क्या होता है बेटा कि ये जो ग्लूकोज में जो पहला कार्बन है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है ये पहला कार्बन होता है क्योंकि ये क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है और कार्बन वाले क्रियात्मक समूह को हम आयुर्वेशी नामकरण में 1 नंबर देते हैं, ठीक है ना। केटोन वाले को छोड़ दीजिए तो एल्डिहाइड इसलिए देंगे। अब देखो बेटा क्या होता है, इस ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है ना उसमें क्या होता है कि मान लो ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ये CH है, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन लगभग यहाँ होगा, तीसरा कार्बन यहाँ होगा, चौथा कार्बन यहाँ होगा, पांचवा कार्बन यहाँ होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज की जो संरचना आपको ऐसे दिख रही है ना वो वाकई में ऐसी होती नहीं है। ग्लूकोज की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग आता है ना, ठीक है, उस स्टीयरिंग की तरह गोलाकार से होती है। ये CH क्रियात्मक समूह है, दूसरा जो CHOH है ये CHOH वो यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा और पांचवा यहाँ होगा। तो उस वजह से इस ग्लूकोज की संरचना जो गोलाकार से होती है ना, इस गोलाकार होने की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का जो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और जो पांचवा कार्बन, ये पांचवा कार्बन है, इस पांचवें कार्बन का OH समूह बहुत पास पास होते हैं। आपको ऐसे दिख रहा होगा कि इस एल्डिहाइड CHO के पास में तो ये वाला OH है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ इस CHO के पास में सबसे ज्यादा पास में ये वाला OH होता है पांचवें कार्बन का, दूसरा यहाँ तो लगभग पांचवें का बहुत पास होता है। समझ आए मेरी बात? और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसकी जो संरचना वो कुछ इस प्रकार से गोलाकार होती है, ठीक है। इसीलिए ये जो ग्लूकोज का पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन इस CHO क्रियात्मक समूह के बहुत ही ज्यादा नजदीक कौन सा होता है? पांचवें कार्बन का OH होता है। कौन सा होता है? पांचवें कार्बन का OH। अब देखो क्या होगा, ये बात समझ आ गई। अब क्या होता है बेटा, अब समझा रहा हूं आपको ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। क्या होता है कि ग्लूकोज में जो पांचवें कार्बन का OH है ना, ये पांचवा कार्बन हो गया, इस कार्बन का जो OH है वो इस एल्डिहाइड के साथ क्या कर जाता है? क्रिया कर जाता है। कैसे क्रिया करेगा? ये जो OH है बेटा ये टूटेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस और H पर प्लस, और जब ये बंद टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और इस पर प्लस। इस माइनस से तो ये H प्लस जाकर के जुड़ जाएगा और ये जो O माइनस है वो इस CH प्लस से जाकर के जुड़ जाएगा। समझ आएगा बात? ये बंद टूटेगा CHO, ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, और जब ये OH वाला टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। ये H प्लस तो इस O माइनस से जाकर के जुड़ जाएगा और ये जो O माइनस है वो इस CH प्लस से जाकर के जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। ये CHO दो बंधे थे, उनमें से एक तो टूट गया तो एक ही बचा, ठीक है, और O माइनस से ये H प्लस जुड़ करके क्या बना लेगा? OH। फिर ये दूसरे कार्बन का OH और H ऐसे कैसे, तीसरे का H और OH भी ऐसे कैसे, चौथे कार्बन का OH और H भी ऐसे कैसे, पांचवें कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ जाएगा? इस CH से। ये H और ये हो गया CH2OH। समझ आएगी बात? ये क्या है? ये क्या है? ये देखो ये पांचवा कार्बन है, पांचवा कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस पांचवें कार्बन का ये जो O है ना, ये पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन ये वाला, ये ऑक्सीजन,
ये पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? CH से। देखो ये CH और ये O बन गया। इस प्रकार से ये जो O है वो एक बंध द्वारा किससे जुड़ जाएगा? CH से। देखो ये जुड़ गया ऑक्सीजन CH से। ठीक है, तो अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना संलग्न क्या होता है बेटा? यही OH इससे क्यों क्रिएट करा, समझ आया ना? क्योंकि गोलाकार संरचना होती है, इस वजह से पांचवें कार्बन का OH जो है वो CHO के पास में आता है। लगे ऐसा रहा कि ये वाला नहीं है, कौन सा? ये वाला गोलाकार होने की वजह से होगा क्या? इस पांचवें कार्बन का जो OH है वो एल्डिहाइड के साथ क्रिया कर जाएगा, CHO के साथ क्या कर जाएगा? क्रिया। कैसे क्रिया करेगा समझ आएगी? और इस क्रिया द्वारा एक चक्रीय संरचना का क्या होता है? निर्माण। ये एक हो गई चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना, एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है और इस चक्रीय संरचना को कहते हैं हेमीएसिटल। क्या कहते हैं? हेमीएसिटल। हेमीएसिटल वलय का क्या होता है? निर्माण। ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्लूकोज में पांचवें कार्बन का OH एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के साथ क्रिया करके एक चक्रीय संरचना, एक चक्रीय वलय हेमीएसिटल वलय का क्या करता है? निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है हेमीएसिटल वलय। ये जो हेमीएसिटल वलय है ना बेटा, है ना, ये हेमीएसिटल वलय, ये बेटा एक वलय होती है पाइरेनोज। पाइरेनोज, इस पाइरेनोज वलय के साथ क्या दर्शाती है? समानता। हेमीएसिटल, ये हेमीएसिटल वलय है ग्लूकोज की, ये हेमीएसिटल वलय पाइरेनोज वलय के साथ क्या दर्शाती है? समानता। क्यों? क्योंकि इस हेमीएसिटल वलय में देखो क्या क्या है? एक कार्बन, 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन। ये हो गई वलय, ये पूरी वलय है। और इस वलय में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 तो कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज की जो चक्रीय हेमीएसिटल वलय है वो कितने सदस्य वाली होती है? 6 सदस्य। कितने सदस्य वाली होती है? 6 सदस्य, जिसमें 5 तो होते हैं क्या? कार्बन और एक होता है ऑक्सीजन। एक क्या होता है? ऑक्सीजन। समझिए बात? हेमीएसिटल वलय कितने सदस्य? 6 सदस्य, जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। और ये जो 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाली जो 6 सदस्य वलय है वो पाइरेनोज वलय के साथ क्या दर्शाती है? समानता। क्योंकि पाइरेनोज वलय भी 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होती है। समझ आ रही है बात? मैं ये कह रहा हूं कि हेमीएसिटल वलय पाइरेनोज के साथ समानता दर्शाती है, पाइरेनोज की तरह पूरी तरीके से तो नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक समानता दर्शाती है। और क्या समानता दर्शाती है? कि पाइरेनोज वलय में भी 5 कार्बन एक ऑक्सीजन होता है, 6 सदस्य होते हैं। और यहाँ जो हेमीएसिटल वलय है उसमें भी 5 कार्बन एक ऑक्सीजन है, यानी 6 सदस्य वाली। इसीलिए ग्लूकोज की जो चक्रीय हेमीएसिटल वलय उसको हम क्या कह देते हैं? पाइरेनोज वलय। क्या कह देते हैं? पाइरेनोज वलय। समझ आई बात? अब देखो अगली बात, अगली बात है बेटा, ये जो ग्लूकोज की जो चक्रीय वलय है पाइरेनोज वलय, ठीक है, इस पाइरेनोज वलय के बारे में बात करें। देखो ये वाला बेटा 1 नंबर कार्बन था, मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, एल्डिहाइड का कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं। होगा क्या बेटा? ये जो कार्बन है वो किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन। और ये किरेल कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से देखो एक तो जुड़ा हुआ H, ये CH है ना, CH, तो इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ H, इस कार्बन से दूसरा जुड़ा हुआ OH, इस कार्बन से इधर क्या जुड़ा हुआ? ये पूरा समूह, और इधर क्या जुड़ा हुआ? ये ऑक्सीजन, फिर कार्बन। यानी कुल मिलाकर इस कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। और 4 अलग अलग समूह जुड़े होने की वजह से ये जो कार्बन होता है ना ग्लूकोज का पहला कार्बन, एल्डिहाइड का कार्बन, वो क्या हो जाता है? किरेल। क्या हो जाता है? किरेल। और किरेल कार्बन होने की वजह से बेटा ये प्रकाशिक समायोजकता दर्शाता है, ठीक है, प्रकाशिक समायोजकता दर्शाता है। इसके 2 समावेशी बनते हैं। कितने समावेशी बनते हैं? 2 समावेशी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के 2 समावेशी बनते हैं। और क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वाला जो कार्बन है वो क्या हो जाता है? किरेल हो जाता है। और किरेल क्यों हो जाता है? चक्रीय
ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है CHOH OH H। ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है जो कि हेमीएसिटल वलय कहलाती है। हेमीएसिटल वलय। अब मैं ये कह रहा था इस हेमीएसिटल वलय में ये जो कार्बन है वो किरेल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से ये है मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, ये लो ऐसा सिस्टम है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस कार्बन से देखो क्या क्या जुड़ा हुआ, एक तो H, एक ऑक्सीजन और उससे आगे है H यानी OH। तो एक तो H हो गया, एक हो गया OH। फिर इधर आ जाओ, क्या है कार्बन, क्या है कार्बन, और कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है OH और H। तो इधर तो अकेला H है, इधर है OH और इधर क्या है कार्बन और उससे जुड़ा हुआ है OH। तो तीनों समूह अलग अलग दिख रहे हैं ना। चौथा समूह ये रहा, देखो इस कार्बन से चौथा जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आगे जुड़ा हुआ कार्बन। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये ऐसे समझो आप, देखो इधर इसको ऐसे समझो, चार अलग अलग ऐसे। इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है H, एक जुड़ा हुआ कार्बन, दोनों अलग अलग हो गए ना। एक जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, तो ये तो समान है, लेकिन ऑक्सीजन से आगे कौन जुड़ा हुआ है H और यहाँ आगे कौन जुड़ा हुआ कार्बन। तो फिर पूरी तरीके से समान नहीं है ना, जहां तक देखते जाना जहां तक विभिन्नता है। तो इस वजह से इस कार्बन से चार अलग अलग समूह जुड़े हैं और अलग अलग समूह जुड़े होने की वजह से ये क्या हो जाएगा किरेल। क्या हो जाएगा किरेल। और किरेल होने की वजह से ये दो प्रकार के समावेशी बनाता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दो प्रकार के समावेशी बनाएगा बताइए। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनाएगा बीटा डी ग्लूकोज। दो प्रकार के समावेश बनते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है ना, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? एनोमर। क्या कहलाते हैं? एनोमर। ध्यान से सुनना, ये आपस में कहलाते हैं एनोमर। इसके दो बनेंगे, एक तो बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज, एक बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है वो आपस में क्या कहलाते हैं? एनोमर। क्या कहलाते हैं? एनोमर। अब अल्फा डी कैसे बनेगा, बीटा डी कैसे बनेगा वो समझो। देखो ये कार्बन है, ध्यान से समझना, ये कार्बन है किरेल कार्बन। इस कार्बन पर क्या क्या है? एक तो है इस पर OH और एक है H। तो ऐसी हेमीएसिटल वलय जिसमें OH, ये OH अगर आपके पास दाईं तरफ होगा, किधर? दाईं तरफ तो होगा अल्फा। क्या होगा? अल्फा। और अगर OH बाईं तरफ होगा तो क्या होगा? बीटा। इसके दो बनेंगे। कैसे बनेगा? इस OH से OH यदि बाईं तरफ है तो बीटा और OH यदि दाईं तरफ है तो अल्फा। तो OH को दाईं तरफ रख के बनाते हैं कार्बन, OH इधर H इधर। बाकी ऐसे कैसे बन जाएगा? ये कौन सा बन गया? अल्फा। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बना? क्योंकि OH किधर है? दाईं तरफ। अगर OH बाईं तरफ आ गया तो क्या बन जाएगा? बीटा। तो बीटा की देखो समझ नहीं होगी, OH H। समझे बात? तो ये तो बन गया अल्फा बीटा डी ग्लूकोज और ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। समझे बात? और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है वो आपस में क्या कहलाते हैं? एनोमर। क्या कहलाते हैं? एनोमर। कैसे पहचानोगे अल्फा और बीटा को? यदि OH, क्या OH, ये OH यदि बाईं तरफ है तो क्या होगा? बीटा। बीटा में भी बाहर आ रहा है और बाईं तरफ में भी बाहर आ रहा है। तो OH बाईं तरफ है तो बीटा
और OH ये भी दाईं तरफ है तो अल्फा डी ग्लूकोज, बाकी तो सेम ही है, ये पूरा सेम है, अंतर केवल कहाँ है, यहाँ, अंतर केवल कहाँ है, यहाँ, समझ आए बात? इस कार्बन, इस एनोमरी कार्बन पर ये OH और H की स्थिति बदलने से समावेश बदल रहा है। यदि OH दाईं तरफ है तो अल्फा है और OH बाईं तरफ है तो बीटा है। तो ये जो एनोमर बन रहे हैं, ये जो एनोमर वो किस वजह से बन रहे हैं, इस कार्बन पर उपस्थित OH और H की वजह से। इसीलिए इस कार्बन को क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन। क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन। समझाएंगे बात भाई? इस कार्बन पर जो OH है वो दाईं तरफ होगा तो अल्फा, ध्यान से समझो, मैं बार-बार इसीलिए समझा रहा हूं। और इस कार्बन पर OH बाईं तरफ है तो बीटा, तो ये अल्फा और ये बीटा बन किस वजह से रहा, इस कार्बन पर उपस्थित OH की वजह से। ठीक है, यानी इस कार्बन पर जो OH और H है इसकी स्थिति बदली और अल्फा और बीटा बन जाएंगे। बाईं तरफ होते बीटा बनेगा, दाईं तरफ होते अल्फा बनेगा। और ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या कहलाएंगे, एनोमर। तो ये एनोमर बन किस वजह से रहे, इस कार्बन पर उपस्थित OH और H की वजह से। इसीलिए बेटा इस कार्बन को क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन। कौन सा कार्बन, एनोमरी कार्बन। और यहाँ ये भी तो वो पहला कार्बन था, ये तो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या हो गया कि एक तो ग्लूकोज की, देखो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना समझा रहा। दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला ग्लूकोज की चक्रीय वलय को क्या कहते हैं, हेमिएसिडल वलय। किसके साथ समानता, पाइरेनोज के साथ। क्यों, 6 सदस्य वाली होती है, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। दूसरी बात ये एनोमर, क्वेश्चन अगला आता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से एनोमर क्या होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, एनोमर क्या होते हैं। सीधी सी परिभाषा हो गई कि ग्लूकोज की जो चक्रीय हेमिएसिडल वलय ना, चक्रीय हेमिएसिडल वलय, इस हेमिएसिडल वलय में यही तो एनोमरी कार्बन है ना, इस एनोमरी कार्बन पर उपस्थित H और OH समूह, ग्लूकोज की चक्रीय हेमिएसिडल वलय में एनोमरी कार्बन पर उपस्थित H और OH समूह की स्थिति में भिन्नता से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो आपस में क्या कहलाते हैं, एनोमर। इनकी स्थिति बदलते ही तो बने ना अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा का निर्माण होगा और वो आपस में क्या कहलाएंगे, एनोमर। दूसरा क्वेश्चन ये कि ग्लूकोज में एनोमरी कार्बन कौन सा होता है, पहला कार्बन, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जो था पहले कभी, ठीक है, वो कार्बन क्या होता है, एनोमरी कार्बन होता है। समझिए बात, ठीक है। चलो, तो यहां से अपने को बेटा एनोमर समझ में आ जाना चाहिए। और एनोमर की सीधी सी परिभाषा हो गई कि ग्लूकोज की जो चक्रीय हेमिएसिडल वलय है, उस हेमिएसिडल वलय में जो एनोमरी कार्बन है, उस एनोमरी कार्बन पर H और OH समूह के विन्यास में भिन्नता से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण। कैसे पहचानेंगे, बाईं तरफ तो बीटा, दाईं तरफ तो अल्फा, और वो आपस में एनोमर कहलाएंगे, वो कार्बन एनोमरी कार्बन। अगली बात आती है ग्लूकोज की आवर्त संरचना। आवर्त संरचना ये भी अपना मोस्ट पॉइंट है। ग्लूकोज की आवर्त संरचना की बात करें, ये भी अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है, आवर्त संरचना। इसको समझने के लिए आपको सीधी सी बात है, पहले क्या करो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना लो। ठीक है, मैं बना रहा हूँ बीटा डी ग्लूकोज, इधर ध्यान से देखना, ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोज वाला नंबर बना लो। बीटा डी में OH बाईं तरफ, OH बाईं तरफ, इधर क्या रह जाएगा, H। ठीक है, फिर दूसरे कार्बन पर OH H, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पर इधर H होता है तो इधर OH, फिर चौथे पर इधर OH और इधर H, पांचवें पर इधर H था और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया था ना, तो फाइनली क्या आता है, CH2OH। ये तो है, ये कौन हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी बनाना है तो अल्फा में OH इधर आ जाएगा, H इधर, इतना ही अंतर होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं, OH H, फिर दूसरे कार्बन पर OH इधर होता है, H इधर ग्लूकोज में, तीसरे पर OH इधर होता है, H इधर, चौथे पर OH इधर होता है, H इधर, फिर ये पांचवा कार्बन है, लास्ट में CH2OH आएगा और पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज। समझेगा। अब इनकी आवर्त संरचना बना रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोज की भी आवर्त संरचना बनानी है, अल्फा डी ग्लूकोज की भी आवर्त संरचना बनानी है।
देखो बेटा यहाँ एक बल्ले है, बल्ले, और इस बल्ले में कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 तो कार्बन और एक है ऑक्सीजन, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो मैं 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाली 6 सदस्य एक बल्ले बना रहा हूँ, 6 सदस्य बल्ले होती है ये वाली, देखना इधर। ये बन गई, ये एक बल्ले बन गई बेटा, और इस बल्ले में 6 सदस्य हैं। कौन कौन से देखो, कोनों पर क्या होते हैं? कार्बन, कोनों पर क्या होते हैं? कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और ये एक ऑक्सीजन, हो गई ना 6 सदस्य बल्ले। अब देखो 6 सदस्य बल्ले हो गए। अब आपको क्या करना है? इस बीटा डी ग्लूकोज इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन को पकड़ना और पकड़ करके ऐसे कर दो, दाईं तरफ घुमाना, किधर घुमाना? दाईं तरफ। तो इन दोनों कार्बनों को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, जैसे ऐसे घुमाओगे तो H नीचे और OH ऊपर आएगा उसमें, तो H तो नीचे OH ऊपर, हो गया। अरे इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो H नीचे आ जाएगा, OH ऊपर। इस पर क्या होगा? OH नीचे H ऊपर। तो दूसरे कार्बन पर क्या होगा? OH नीचे H ऊपर। इस वाले पर क्या होगा? OH ऊपर H नीचे, ये लो OH ऊपर H नीचे। इस वाले पर क्या होगा? OH नीचे H ऊपर, ये लो OH नीचे H ऊपर। फाइनली कौन बच गया? CH2OH और H। इसमें बेटा CH2OH तो रहेगा ऊपर और H रहेगा नीचे। ये छोटा समूह, ये बड़ा, तो बड़ा समूह होने की वजह से बल्ले से क्या रहेगा? बाहर, ताकि बल्ले में प्रतिकर्षण ज्यादा ना हो सके, स्ट्रेन ज्यादा ना हो सके, इसलिए बाहर चला जाएगा और छोटा सा हाइड्रोजन बल्ले के अंदर आ जाएगा। इसमें ऐसे मत कर देना ये नीचे ये ऊपर, ध्यान रखना है ना, कि कहीं ये ऊपर लगा दो ये नीचे, नहीं, इसमें ये CH2OH बाहर रखना। बड़ा समूह लग गया तो बल्ले के अंदर नहीं आएगा, तनाव ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया अपना? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। उसकी यहाँ पर संरचना होगी। अब बनानी है मेरे को अल्फा की, वही 6 सदस्य बल्ले बनाना, ये बन गई 6 सदस्य बल्ले। इसके आवर संरचना के लिए क्या करेंगे? दोनों कार्बन को पकड़ेंगे, ऐसे कर देंगे, करते हैं OH नीचे H ऊपर, तो H तो ऊपर और OH नीचे, दूसरे पर OH नीचे H ऊपर, OH H, फिर OH H, फिर H OH, CH2OH और H। ये बन गई अपनी अल्फा डी ग्लूकोज। अब इधर ध्यान से समझो बेटा, एक तो बीटा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों में अंतर केवल यही है, यहाँ यही अंतर है। बाकी देखो HOH HOH, OHH OHH, HOH HOH, CH2OH CH2OH, अंतर केवल यही है कि अगर OH ऊपर H नीचे तो बीटा में OH ऊपर आता है, H नीचे, और अल्फा में OH क्या जाएगा? नीचे और H ऊपर। समझाइए बात? तो ये क्या होगी अपनी ग्लूकोज की आवर्त संरचना। ठीक है बेटा, थैंक यू।